हेलो बच्चों, तो आज हम जो है देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसमें डिफरेंट ऑर्डर के बारे में जो है डिफरेंट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर का हम हॉट कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ को। यहाँ से 100 पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका क्या, इस चैप्टर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और भी nth ऑर्डर के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता क्या है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन, इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट टाइम एंड कंसंट्रेशन। ये क्या करता है, ये गिव रिलेशनशिप देता है किसके किसके बीच में, टाइम, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच में। ओके, तो चलिए इसमें जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है। ऑर्डर क्या होता है कि रेट लॉ में आर इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के ए की पावर, कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब क्या कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। एनीथिंग की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, वन इज कांस्टेंट। मतलब आर किसके बराबर हो जाएगा इस केस में, आर किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर। हाँ, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको हम डिफाइन क्या कैसे कर सकते हैं, those chemical reaction, those chemical reaction which does not depend upon, which does not depend upon initial concentration of reactant। वो केमिकल रिएक्शन जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट लॉ में आर इक्वल टू के ए की पावर ऑर्डर होता है, तो जीरो ऑर्डर है तो ए की पावर क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा मतलब कि ये एनीथिंग की पावर जीरो इज वन, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर। मतलब आर रेट इज किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। ओके, चलिए इसका हम थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन देखेंगे हम कैसे, मान के चलो कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या करेंगे, कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे, कौन, ए गिव प्रोडक्ट। कोई ए जो है क्या दे रखा है, देता है प्रोडक्ट दे रहा है। हाँ, तो इसमें जो है हमने ऑर्डर के लिए दो चीज पढ़ा। एक क्या पढ़ा हमने, सॉरी, कोई भी रिएक्शन के लिए हमने दो चीज पढ़ा अभी तक, एक रेट एक्सप्रेशन, दूसरा रेट लो। तो चलिए दोनों एक बार हम लगाते हैं। अगर हम रेट एक्सप्रेशन लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, minus d upon according to rate law we can write that down, minus d upon dt is equal to r। मतलब रेट किसके बराबर होगा, माइनस डी अपॉन डी टी के, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं r इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन। बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, हाँ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, बिकॉज दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अकॉर्डिंग, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। हाँ, इसमें देखो अगर जो हमारा रिएक्शन दे रखा है जीरो ऑर्डर का, ए गिव प्रोडक्ट, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ए गिव प्रोडक्ट। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट हो जाएगा। आफ्टर टी टाइम में
टी टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट माइनस एक्स को ही हम क्या मान लेते हैं, एटी की कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। हाँ, और ये एक्स के बराबर हो जाएगा, इनिशियली ये जीरो रहेगा। ओके, तो चलो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ये लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू रेट, दोनों रेट के बराबर है। यहां से हम और रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम वन पुट कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, मतलब ये वन हो जाएगा, वन इंटू के के बराबर हो जाएगा। हाँ, अब इसको उस साइड भेज देते तो क्या आ जाएगा, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, ये लिख सकते हैं। अब हमारा जैसे कि ये दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है जीरो ऑर्डर या इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो। इंटीग्रेटेड है मतलब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इसका भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, इनिशियल टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट। आफ्टर टी टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया है, 80। कंसंट्रेशन कितना हो गया है, 80। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए, बिकॉज डीएक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ए, और कंसंट्रेशन कहां से कहां तक, ए नॉट से 80 तक इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी, टी कहां से कहां तक, जीरो से टी तक, यही आ जाएगा। हाँ, तो चलो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के, यहाँ पे t माइनस जीरो, ये पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा। अब इसको जो हम माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल इक्वेशन यहां से क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। ये मेन इक्वेशन है जीरो ऑर्डर का। ये डेरिवेशन आ गया, सही है, सिंपल है। क्या करना है, एक बार रेट एक्सप्रेशन लगाना, आर इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी हो जाएगा। दूसरे बार क्या लगाना, रेट लो, आर इक्वल टू के ए की पावर जीरो, बिकॉज दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब दोनों को इक्वेट करना है, तो यहाँ पर जो है सेम कंसंट्रेशन वाला, सेम टर्म वाला एक साइड लाएंगे, तो इसको इस साइड ले आएंगे, ए को, टी को उस साइड ले आएंगे। हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 है तो नीचे आ जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, टी इक्वल टू जीरो से टी तक। टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट, और आफ्टर टी टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 80। हाँ, तो अब जो है लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा। ये मेन इक्वेशन है जीरो ऑर्डर का, ये याद कर लो। हम ये याद कर लो, अगर डेरिवेशन आ रहा है सही है, नहीं तो ये इक्वेशन याद है तुम्हें। जीरो ऑर्डर में बस एक ही चीज याद करना है, क्या, बाकी सारी चीज इससे ही सॉल्व होगी। क्या है ऑर्डर, एक्सप्रेशन a naught minus at is equal to kt. This is expression for zero order reaction. Expression for zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये क्या है, एक्सप्रेशन है। हाँ, अब जो है हम इससे ही डिफाइन करते हैं क्या, ग्राफ। अगर हम ग्राफ देखेंगे, हमारा मेन इक्वेशन, हम ग्राफ कैसे, इक्वेशन ही लिखते हैं ग्राफ। हमारा इक्वेशन क्या है, ग्राफ किसके किसके बीच में हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ इज प्लॉटिंग बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन 80 और टाइम के बीच में प्लॉट करेंगे। ओके, तो टाइम एक्स एक्सिस में लेंगे और कंसंट्रेशन वाई एक्सिस में लेंगे, यही लेंगे। तो ग्राफ हमारा जो है कौन से इक्वेशन से पुट करेंगे, ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। अब हमको 80 जो है वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में लेना है, इसलिए 80 को अपने को पॉजिटिव करना। तो 80 को अगर पॉजिटिव करेंगे तो हम इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये लिख सकते हैं, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब देखो ये इक्वेशन हमारा अगर लीनियर इक्वेशन के से कंपैरिजन करें, तो ये y और ये m, ये x, क्योंकि x एक्सिस पे टाइम है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, c। हाँ, तो m हमारा क्या बता रहा है, दिस m क्या बताता है, स्लोप को, क्या बताता है, स्लोप को। हाँ, ये x एक्सिस पे रहेगा, और ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बताता है, इंटरसेप्ट को। हाँ, इंटरसेप्ट क्या बताता है कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। अगर इंटरसेप्ट की कांस्टेंट की वैल्यू 0 है
तो ग्राफ जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर इसकी वैल्यू इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस है मतलब माइनस वाई एक्सिस से ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू प्लस है मतलब प्लस वाई एक्सिस से ग्राफ स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं प्लस है। यहाँ पे देखो a0 की वैल्यू प्लस है ना, मतलब पॉजिटिव है इसके आगे में, तो पॉजिटिव है मतलब कहां से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। हाँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। और स्लोप क्या बताता है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। तो अगर स्लोप पॉजिटिव रहता तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, एंड यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है ना, माइनस के है स्लोप, स्लोप इज माइनस के। तो यहाँ पे जो है ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ग्राफ क्या आ जाएगा जीरो ऑर्डर का, ये वाला कुछ ग्राफ आएगा। हाँ, ये वाला पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा, दिस पॉइंट इंडिकेट a0। हाँ, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट, और वो क्या है a0 के बराबर। और यहाँ पे जो स्लोप आएगा, ये स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। ओके, तो दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, कि ग्राफ कैसा रहेगा, नीचे की तरफ जाएगा और लीनियर आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें हाफ लाइफ, तो कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को ही हम क्या डिनोट करते हैं, टी हाफ से। हाफ लाइफ को किसे डिनोट करते हैं, टी हाफ से, या टी 50% से, या फिर हम टी 0.5 से, या फिर टी 0.5। हाँ, इन तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं किसको, कैलकुलेशन हाफ लाइफ को। हाँ, अब हाफ लाइफ होता क्या है, व्हाट इज हाफ लाइफ, द टाइम आफ्टर विच इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ। जिस टाइम के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाए, आधा हो जाए, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। क्या होता है हाफ लाइफ, द टाइम after which initial concentration become हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। मतलब ए नोट किसके बराबर, सॉरी एटी किसके बराबर हो जाए, ए नोट बाय टी के। हाँ, ए नोट सॉरी ए नोट बाय 2 के, हाफ हो जाए ना, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाए। कंसंट्रेशन, नया जो कंसंट्रेशन होगा वो पुराने कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाए, इसी में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टी हाफ। क्लियर। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमको मेन एक इक्वेशन याद रखना है जीरो ऑर्डर का, अभी जो आया था जीरो ऑर्डर का एक इक्वेशन क्या आया था अभी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ये अपने को मेन इक्वेशन, इसको याद रखना है। ड्राइव करने आ गया सही है, एग्जाम में ड्राइव करने नहीं बैठना है। अगर सिंपली क्वेश्चन आया, जब तक डेरिवेशन बोर्ड में आएगा ड्राइव करने के लिए तो ड्राइव करना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, तो चलो ये इक्वेशन तुमको याद है, तो यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, टी हाफ निकालना है, तो टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, टी हाफ, एंड एटी के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, टी हाफ में एटी किसके बराबर हो जाता है, ए नॉट के। तो यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, ए नॉट माइनस एटी की जगह पे ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के टी हाफ हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, हाफ लाइफ। नाउ इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। यहां से हम टी हाफ किसके बराबर पुट कर सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, इसके बराबर पुट कर सकते हैं हाफ लाइफ। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, हाँ नोट करके ये पॉइंट कर लो, नोट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, zero order reaction is directly proportional to directly proportional to initial concentration। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से देख सकते हैं ए नॉट के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो चलो अब यहां से जो है क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं। हाँ, जीरो ऑर्डर का हम अभी तक दो ही चीज हमने पढ़ा, एक ग्राफ, पहला एक्सप्रेशन, पहला डेरिवेशन में एक्सप्रेशन क्या आया था, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ये गांठ बांध लो जीरो ऑर्डर के लिए, ये पता चल गया मतलब सारा चीज जीरो ऑर्डर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर इसको अप्लाई करने आ गया तो। दूसरा हमने क्या पढ़ा, ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है लीनियरली। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हाफ लाइफ, इसके बराबर होता है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k।
अगर ये सब जो है सारा चीज किससे सॉल्व होता है, ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू के टी। तो चलो देखो नेक्स्ट जो है हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2 into 10 की पावर माइनस 2। मतलब के की वैल्यू दे रखा है के इक्वल टू 2 into 10 की पावर माइनस 2। हाँ, के इक्वल टू 2 into 10 की पावर माइनस 2। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद, मतलब 80 की वैल्यू उसने दे रखा है कितना 0.5। हाँ, और टाइम कितना है 25 सेकेंड। हाँ, 80 इक्वल टू 25 सेकेंड। फाइंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए नोट की वैल्यू क्या होगी, ए नोट इक्वल टू व्हाट। सिंपल है, बस वही इक्वेशन एक्सप्रेशन लगाना है जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला है ना, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है अभी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, यही पढ़ा है। तो अब देखो ए नॉट हमसे पूछा है, तो ए नॉट अपने को निकालना है, माइनस ए टी का वैल्यू दे रखा है उसने कितना 0.5 इज इक्वल टू के की वैल्यू उसने दे रखा है 2 into 10 की पावर माइनस 2 इंटू टाइम दे रखा है 25 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 टू जा कितना आ जाएगा 50, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 100 हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/10 दैट इज 0.5। हाँ, तो ए नोट माइनस 0.5 किसके बराबर आ गया 0.5 के। ए नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1 मोलर। कितना आ जाएगा 1 मोलर। ए नोट की वैल्यू 1 मोलर। क्लियर। तो ये सिंपल है, इस टाइप से क्वेश्चन करना, बस एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज 80 सेकेंड। हाफ लाइफ पीरियड कितना है 80 सेकेंड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.8 m। फाइंड टाइम आफ्टर विच 0.1 m कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। तो देखो इसमें हमने इससे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। हाँ, तो अपने को क्या पता है एक्सप्रेशन ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो इस चार चीज में से अगर कोई तीन चीज दे रखा है तो चौथी चीज निकाल लेंगे। ए नॉट दे रखा है, यस दे रखा है कितना 0.8। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.8 मोलर। फाइंड टाइम आफ्टर विच कंसंट्रेशन इज 0.1। मतलब क्या एटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1। क्या के का वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा है। क्या टी का वैल्यू, नहीं, टी ही तो पूछा है, टी ही पूछा है, और के अपने को नहीं दे रखा है, के भी नहीं दे रखा है, टी भी नहीं दे रखा है। तो जब भी ऑर्डर का क्वेश्चन आए सबसे पहले के देखो, अगर के मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, के नहीं मिला तो के फाइंड करना सीखो। तो चलो के नहीं दे रखा है, लेकिन के को सॉल्व करने के लिए एक हिंट दे रखा है। क्या दे रखा है, के निकालने के लिए हिंट क्या दे रखा है, हाफ लाइफ उसने दे रखा। हमको हाफ लाइफ का अभी फॉर्मूला पता है, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है ए नॉट अपॉन 2k, इसके बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2k इक्वल टू ए नॉट अपॉन टी हाफ, 2k इक्वल टू ए नॉट अपॉन टी हाफ। अब ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 0.8, ए नॉट की वैल्यू 0.8 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितना दे रखा है, टी हाफ की वैल्यू 80 सेकेंड, हाँ, इक्वल टू 2k, इसके बराबर दे रखा है। अब देखो यहां से इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इससे ये कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में। हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2k इक्वल टू 1 अपॉन 100, ये लिख सकते। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 1 अपॉन 2, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 200, 1 अपॉन 200 कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। k की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यहाँ से पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ये 0.7, 0.8 माइनस 0.1 इज 0.7 इज इक्वल टू k की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू टाइम। तो यहाँ से अपन टाइम निकालेंगे, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.7 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस 3 ऊपर में जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 0.7 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 अपॉन में 5, कितना हो जाएगा ये 5 1 जा 5 4 जा
एंड 0। इसकी टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 140 सेकेंड। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे करना है ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सिंपली इसको जो हम सॉल्व करेंगे बगैर ये इक्वेशन वगैरह लगाए, तो चलो बगैर इक्वेशन लगाए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसको देख लेना, पोज करके देख लेना। अगर जो हम फिर से, अगर ये एग्जाम वगैरह में आए, मतलब बोर्ड वगैरह में, तो इस तरह से करना, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है, जहां पे ऑब्जेक्टिव आए, तो देखो कैसे करना है। अभी हमने क्या लिखाया कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना है 0.8, 0.8 से अगर ये 0.4 गया होगा तो एक हाफ लाइफ पूरा किया होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टी हाफ पूरा किया होगा। अब 0.4 से फिर कहाँ गया होगा 0.2, मतलब आधे होने में ये सेकेंड टी हाफ यहाँ पे लगेगा, सेकेंड टी हाफ। फिर 0.2 से कितना जाएगा 0.1 में, तो यहाँ पे थर्ड टी हाफ लगेगा, थर्ड टी हाफ ये लगेगा। तो दिस इज फर्स्ट टी हाफ, सेकेंड टी हाफ एंड थर्ड टी हाफ। अब देखेंगे यहाँ पे हम टोटल टाइम, टोटल टाइम हमारा कितना आएगा, टोटल टाइम इक्वल टू ये टी हाफ प्लस ये टी हाफ। अब देखो इनिशियल कंसेप्ट, पहला टी हाफ के बारे में इसमें कितना दे रखा है 80 सेकेंड। अब देखो कंसंट्रेशन आधी हो गई है, क्योंकि टी हाफ जो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, तो इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, कंसंट्रेशन आधा, तो टी हाफ भी आधा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। फिर यहाँ पे टी हाफ इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो टोटल टाइम कितना होगा, दिस टी हाफ प्लस दिस टी हाफ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये तीन टी हाफ कंप्लीट करेगा। कितना हो जाएगा 80 प्लस 40, 40 प्लस 20, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 सेकेंड। कितना आ जाएगा 140 सेकेंड। क्लियर। तो चलो ये था हमारा क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बाद हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली जैसे हम जीरो ऑर्डर किए उसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, बस हमको थोड़ा सा क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन थोड़ा आता है तो कोई भी ऑर्डर रहे हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, पहले हम जो है कोई एक रिएक्शन मानते हैं, क्या लिखना है, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करेंगे, कौन सा, ए गिव प्रोडक्ट। क्या कंसीडर करेंगे, ए कोई जो है प्रोडक्ट दे रहा है। अगर ए कोई प्रोडक्ट दे रहा है, इसका इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना होगा ए नॉट, टी इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन ए नॉट, प्रोडक्ट 0 होगा। आफ्टर टी टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स। हाँ, अब इसी ए नॉट माइनस एक्स को हम क्या बोलते हैं एटी, हाँ, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। ओके, नाउ अगर हम इसमें जो है क्या लगाएं, इसमें हम क्या लगाएं, फर्स्ट हम क्या लगाते हैं, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहां से आर इज इक्वल टू माइनस का डी ए अपॉन डी टी, आर इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, आर इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी टी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ रेट एक्सप्रेशन के अलावा दूसरा हम क्या लगा सकते हैं, सेकंड में हम क्या लगाएंगे इसमें, रेट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अब इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1, हाँ, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर 1, ये लिख सकते हैं। अब देखो ए वाले टर्म को एक साइड ले आओ, बाकी को एक साइड कर दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। हाँ, अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बिकॉज दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही हमको रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन लिखना है, और उन दोनों से रेट इक्वल होता है किससे, माइनस डी अपॉन डी टी के ए वन की पावर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है फर्स्ट ऑर्डर, हाँ, इसलिए 1 लिखा, इसके पहले वाले में 0 ऑर्डर था इसलिए यहाँ पे 0 रखा था।
अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम तक। t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना है, a नॉट, t टाइम पे क्या है, at। हाँ, तो चलो अब इसका हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, d अपॉन a का इंटीग्रेशन लॉग बेस ई को ही ln बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ln a, और कहां से कहां तक, a नॉट से at तक, a नॉट से at तक इज इक्वल टू k t कहां से कहां तक, 0 से t टाइम तक। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ln at माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू k p माइनस 0। हाँ, के टी माइनस 0। हाँ, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ln, अगर माइनस को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ln a नॉट माइनस ln a t इज इक्वल टू के टी। ये एक एक्सप्रेशन एक याद रखना है। अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए ये यूज होगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अगर नॉमेरिकल सॉल्व करना है, नॉमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, log a माइनस बी होता है log a अपॉन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। हाँ, ये लिख सकते हैं। अब ln को अगर हम जनरली log बेस 10 की वैल्यू पता होती है, log बेस की ln की वैल्यू नहीं पता होती, तो ln को अगर हम log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2.303 log a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। हाँ, क्या लिख सकते हैं इसको, 2.303 log a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। इसके ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करें फर्स्ट ऑर्डर का, देखो ग्राफ कैसे होगा। अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ कैसा आएगा, तो देखो अभी हमने जो है ग्राफ के लिए जो है एक इक्वेशन बताया था, कौन, ln a नॉट माइनस ln ए टी इज इक्वल टू के टी। हम ग्राफ किसके किसके बीच में खींचेंगे, यहाँ पे ln ए टी के बीच में, ln ए टी और टाइम के बीच में। तो ln ए टी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको, ln, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ln ए टी, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ln ए नॉट माइनस के टी। अब देखो ये भी क्या, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। यस, तो ये क्या है, दिस इज y, और ये क्या है c कांस्टेंट, और ये क्या है m, और ये क्या है x, क्योंकि x एक्सिस पे टाइम है। अब देखो c अपना इंटरसेप्ट फिर से पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस से ये ग्राफ स्टार्ट होगा। हाँ? और अपना स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि m किसके बराबर है, माइनस के बराबर। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आएगा। तो ये भी ग्राफ अपना किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। हाँ, तो ये अपना ग्राफ आ जाएगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। अब ये वाला पॉइंट किसको बताता है, ये वाला पॉइंट अगर कोई वैल्यू यहाँ पे दिया है तो उसको किसके बराबर पुट कर सकते हैं, ln a नॉट के बराबर। दिस इज ln a नॉट। अगर ग्राफ में ये वाली कुछ वैल्यू है इस पॉइंट पे, वो किसके बराबर होगा, ln a नॉट का। हाँ, और यहाँ पे स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, इसके बराबर स्लोप होगा। ओके, तो ये था हमारा ग्राफ। चलिए, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, दे रखा है क्या, कि एक कोई रिएक्शन है, एक ये प्रोडक्ट बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो कैसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर, इसमें 90%, 99% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड इन 32 मिनट। 99% रिएक्शन कंप्लीट कितने में होता है, 32 मिनट में। हाँ, फाइंड द टाइम इन विच 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। वो टाइम निकालो जब 99.9% जो है रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चलिए हम कैसे निकालते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन लिखें, क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट, अगर हम जो है एक बार इसके लिए लगाएं, जब भी हमारा एक बात याद रखना, जब भी परसेंटेज दिया होगा उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलवेज 100 मान लो, बाकी जो परसेंटेज होगा वो 80 हो जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 100, ए नॉट इक्वल टू 100। तो फर्स्ट केस में क्या होगा,
यहाँ पे हमने इक्वेशन अभी पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर का क्या 2.303 log a नॉट अपॉन एटी log a नॉट अपॉन एटी इज इक्वल टू kt। ये पढ़ा। हाँ, तो अगर हम इस वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाए, एटी क्या है, द कंसंट्रेशन विच रिमेन आफ्टर टी टाइम, जो कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद बचा हुआ है। तो 99% इस रिएक्शन में, पहले वाले कंडीशन में 99% कंप्लीट हो गया है, तो 80 बचा कितना है, बचा है 1%, तो 80 कितना होगा 1। तो इस रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log a नॉट इज 100 अपॉन 80 इज 1 इज इक्वल टू k एंड t इज 32 मिनट। ये कितना दे रखा है 32। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सेकंड में हमारा क्या कह रहा है, सेकंड में भी a नोट कितना रहेगा 100 और 80 कितना रहेगा इस बार सेकंड केस में, सेकंड केस में 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 इज इक्वल टू 0.100 माइनस 99 कितना हो जाएगा 0.1, 0.1 बचेगा। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log a नॉट इज 100 अपॉन a नॉट इज 100 अपॉन 80 इज 0.1 इज इक्वल टू k इंटू t, अपने को निकालना है ये वाला। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देना। इफ यू डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दिस 2.303 विल कैंसिल इट आउट। हाँ, और k भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, ये कितना बचेगा log 100, log 100 को हम क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा log 1000, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो एक और जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 1000 इक्वल टू log 10 की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 32 अपॉन में t, यही बचेगा। अब log 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 इज इक्वल टू 32 अपॉन t। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 32, कितना हो जाएगा 16, 16 3 जा 48 मिनट, आंसर विल बी 48 मिनट। हाँ, तो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा 48 मिनट, अगर 99 में 32 लग रहा है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन छोड़ो, अब जो है हम नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, इसमें जो है हम हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। हाँ, तो हाफ लाइफ हम जानते हैं क्या होता है हाफ लाइफ, टाइम आफ्टर विच इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन 2.303 log a नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू kt, ये पढ़ा। अब किस टाइम पे हाफ लाइफ हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन 80 की वैल्यू a नॉट बाई 2 हो जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log a नॉट अपॉन 80 इज a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू k t हाफ, ये लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से हम और क्या लिख सकते हैं 2.303 a नॉट से a नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2.303 log 2 इज इक्वल टू k t हाफ, यही हो जाएगा। अब log 2 की वैल्यू 0.3 होता है, log 2 की वैल्यू 0.31 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.693, 0.3 इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2.3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.693 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के टी हाफ। यहाँ से टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.693 अपॉन के। इस तरह से जो हम फर्स्ट, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो टी हाफ की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ लाइफ इज independent ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
फाइंड रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी थ्री अपॉन फोर। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रिलेशन टी हाफ और टी थ्री बाई फोर में क्या होगा। टी हाफ का मतलब क्या है? टी हाफ का मीनिंग, द मीनिंग ऑफ टी हाफ इज 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट है तो यहाँ पे टी हाफ में कितना कंसंट्रेशन बचेगा? अगर 50% कंज्यूम हो गया इनिशियल से मान के चलो ए नॉट से 50%, मतलब आधा कंप्लीट हो गया है। आधा कंप्लीट हो गया है मतलब ए नॉट बाई टू कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना है? 80 की वैल्यू कितनी बचेगी टी हाफ पे? 80 की वैल्यू कितनी बचेगी? ए नॉट अपॉन टू। और ये किसके लिए है? टी हाफ के लिए, और टी हाफ। और टी थ्री बाई फोर के लिए क्या है? टी थ्री बाई फोर में 80 की वैल्यू क्या होगी? 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस 3/4 ए नॉट। 3/4 ए नॉट कंप्लीट है टी थ्री बाई फोर में, तो यहाँ पे जो है 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए नॉट अपॉन फोर। हाँ, इस केस में 80 की वैल्यू ए नॉट अपॉन फोर। अब देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर का जो है, अगर इसमें इक्वेशन लगाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80 कितना है? 80 इज ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू के टी हाफ, ये लगा सकते हैं। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे? 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 4 इज इक्वल टू के टी थ्री बाई फोर, ये लगा सकते हैं। ओके, तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ डिवाइड दिस टू इक्वेशन, व्हाट हैपन? दिस 2.303 विल कैंसिल आउट। हाँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ये वाला भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा? log 2 अपॉन में log 4 इज इक्वल टू, ये कैसे क्या कैंसिल? टी हाफ अपॉन टी थ्री अपॉन फोर, ये बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 अपॉन में log 4 इज log 2 की पावर 2। log 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 log 2। log 2 की पावर 2 इज 2 log 2 इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन टी थ्री अपॉन फोर। नाउ log 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन टी थ्री अपॉन फोर, यही बचेगा। इन दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा? टी थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। हाँ, टी थ्री अपॉन फोर फर्स्ट ऑर्डर में कितना टाइम्स होता है? डबल होता है टी हाफ से। क्लियर? ये रिलेशन आएगा। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन T354 एंड टी हाफ। ओके, चलो अगर नेक्स्ट देखते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एन हाफ लाइफ। एन हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचता है? Kt आफ्टर एन हाफ लाइफ कितना बचता है? ए नॉट अपॉन 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n निकालते हम कैसे हैं? n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन में टी हाफ जो दिया रहेगा उससे डिवाइड करके निकालते हैं। हाँ, तो इससे जो इजी हो जाता है। बाकी वो मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट टी हाफ वाला फॉर्मूला लगा करके। हाँ, वहां से के निकालेंगे, के को जो मैन इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे। फॉर एग्जांपल, रेडियो एक्टिव जितना भी होता है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैविंग हाफ लाइफ 3 डेज। हाफ लाइफ मतलब टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है? टी हाफ इक्वल टू 3। हाँ, वाज रिसीव्ड आफ्टर 12 डेज। हाँ, अब टोटल टाइम कितना दे रखा है? टी इक्वल टू 12 डेज। हाँ, टोटल 12 डेज। इफ 3 ग्राम ऑफ आइसोटोप वाज लेफ्ट, मतलब 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 इक्वल टू 3 ग्राम, 80 इक्वल टू 3 ग्राम इन कंटेनर, व्हाट वुड बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आइसोटोप? मतलब ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? ए नॉट इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या होगा पूछा है क्वेश्चन में। हाँ, अभी हमने देखा एन की वैल्यू क्या होती है? एन इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम इज 12 डेज एंड टी हाफ इज 3 डेज। कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4। नाउ अब ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो 80 इक्वल टू हमारा क्या है? 80 इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर n। 80 की वैल्यू कितना दे रखा है? 3 इज इक्वल टू ए नॉट अपने को निकालना है, 2 की पावर n कितना है?
n इज 4। हाँ, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 इज 16। तो ये कितना हो जाएगा? a नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 16। 3 इंटू 16 इज 48। ये कितना होगा? ए नॉट की वैल्यू 48 ग्राम। ओके, तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में करने के लिए। अदरवाइज इससे क्या करना पड़ता? हाफ लाइफ से पहले के निकालना पड़ता और के को मैन इक्वेशन में पुट करके ये निकालते, log a नॉट अपॉन 80 इक्वल टू kt। ओके, ये सिंपली हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ पैसेज ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस सो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन r इक्वल टू के की पावर 1 होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, r इक्वल टू के की पावर 1। मतलब क्या? रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन? व्हेन अ केमिकल रिएक्शन या काइनेटिक फॉलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अदर देन इट्स एक्चुअल। क्या होता है? व्हेन अ काइनेटिक फॉलो ऑर्डर other than its actual is known as pseudo first order रिएक्शन। अगर कोई काइनेटिक्स क्या करता है? अपने एक्चुअल से दूसरा ऑर्डर को फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान के चलो, अब इसका कंडीशन देखते हैं कि कौन कौन कंडीशन में जो है ये स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट फॉलो करेगा। तो कंडीशन इज इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर स्पीसीज प्रेजेंट इन रेट लो इज टेकन इन एक्सेस। अगर कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो है किसी को एक्सेस में ले लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, जनरली हम रिएक्शन में वाटर को एक्सेस में लेते हैं, तो H2O इज टेकन इन एक्सेस, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज एक्सेस में है उस पे फर्क नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा रेट में। ओके, नेक्स्ट, if concentration of one or more species present in rate law is taken in excess, पहले ये कंडीशन था, is taken in excess ना, is present in rate law is constant। अगर constant रहता है कोई भी चीज, present in rate law is constant, अगर कोई भी चीज constant होगा तो उस केस में क्या होगा? उस पे भी जो है रेट अपना डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट रिएक्शन के टाइम क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, और कोई भी चीज कांस्टेंट, कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा है, उस पे भी रेट अपना डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अगर हम वाटर की हाइड्रोलाइसिस एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एस्टर, इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे मतलब इसमें वाटर मिलाएंगे तो ऐसे एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने से एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो इस केस में अगर हम रेट लिखेंगे, R इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं, R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू के CH3 COO CH3 की पावर C2H5 की पावर 1 और H2O लिक्विड की पावर मान के चलो m, और H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर n। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या आएगा? 1 प्लस m प्लस n। बट इस केस में वाटर हमारा क्या है? वाटर इज इन एक्सेस। ये किस में है? एक्सेस में है। एंड H प्लस इज कैटलिस्ट। ये क्या है? कैटलिस्ट है। तो इस कैटलिस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट। इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा रेट। तो अपना रेट क्या रहेगा? ओनली R इक्वल टू किसके बराबर होगा? R इक्वल टू के CH3 COO C2H5 की पावर 1। रेट ओनली किस पे डिपेंड करेगा? एस्टर के मॉलिक्यूल पे, बाकी किसी पे नहीं। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। होना क्या था कि ये इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर शो करता है, इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में शो कर रहा है?
ester because this is in excess or this is constant. That's why order does not depend upon water and H plus ion. Okay, चलो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, एक और एग्जांपल ले लें तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, फॉर एग्जांपल कैन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। हाँ, इसको भी हम क्या मिला देते हैं इसमें H2O, और किसके प्रेजेंस में ये टूटता है H प्लस मीडियम मतलब एसिडिक मीडियम में, किसमें टूटता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला C6H12O6। हाँ, अब इसमें भी हम रेट को क्या लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K, और K क्या लिख सकते हैं H2O की पावर हम कुछ M लिख सकते हैं, मान के चलो M होगा, और H प्लस की पावर क्या हो जाएगा N हो जाएगा, और C12H22O11 इसकी पावर 1। अब ये पूरा जो है कांस्टेंट रहेगा क्योंकि H प्लस क्या है हमारा कांस्टेंट, और H2O क्या है एक्सेस में है, एक्सेस में इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, मतलब ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट है ही। तो नया K डैश कांस्टेंट जो आएगा ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा K डैश, ये K H2O की पावर M और H प्लस की पावर N, ये नया कांस्टेंट रहेगा। और R की वैल्यू क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू K डैश C12H22O11 की पावर 1, एंड दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी ऑर्डर निकालना है, कोई भी ऑर्डर निकालना है, बस एक काम करना, कोई भी एक रिएक्शन लेना, एक ही प्रोडक्ट, उसमें एक बार रेट एक्सप्रेशन लिखना है, एक बार रेट लॉ लिखना है, और रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ के इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है, उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाँ, तो अगर सेकंड ऑर्डर है, कंसीडर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या करेंगे इसमें भी आप कंसीडर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे ए गिव प्रोडक्ट, कोई ए रिएक्टेंट है वो क्या दे रहा है प्रोडक्ट दे रहा है। इस केस में हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, इसमें भी जो है इनिशियल कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना होगा A0, और ये क्या होगा प्रोडक्ट 0। आफ्टर T टाइम इसका कंसंट्रेशन कितना होगा AT, और ये कितना हो जाएगा X, AT का वैल्यू कितना हो जाएगा AT इक्वल टू कितना होता है A0 माइनस X के बराबर। हाँ, चलो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑर्डर हमारा क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन लिखें, अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं R इज इक्वल टू माइनस DA अपॉन BT, यही होता है इस रिएक्शन का। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे R इज इक्वल टू K A की पावर 2, R इज इक्वल टू K A की पावर 2, ये लिखेंगे। अब इसमें देखो दोनों केस में रेट बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते R इज इक्वल टू, सॉरी दोनों में रेट बराबर है तो हम क्या लिख सकते माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K A की पावर 2, ये लिख सकते हैं। अब जो है सेम यूनिट वाला एक साइड ले आएंगे, यहां से हम क्या लिख सकते हैं माइनस DA अपॉन A की पावर 2 इज इक्वल टू K DT। नाउ अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, लिमिट T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू T टाइम तक, T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन इज A0, आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन इज AT। Now what is the integration of 1 upon A square, 1 upon A square को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 upon A square को क्या लिख सकते हैं A0 to AT, 1 upon A square को क्या लिख सकते हैं A की पावर -2, A की पावर -2 DA, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K DT का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा T कहां से कहां तक 0 से T तक। अब इसका इंटीग्रेशन एनीथिंग मान के चलो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a की पावर -2 प्लस 1, a की पावर -1 अपॉन क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन a की पावर
प्लस -2 + 1 इज -1 अपॉन -2 + 1 इज -1। हाँ, कहां से कहां तक, a नॉट से at तक इज इक्वल टू k यहाँ पे t माइनस 0। हाँ, अब ये माइनस देखो यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a की पावर -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन a, कहां से कहां तक लिमिट, a नॉट से at तक इज इक्वल टू kt, ये आएगा। अब इस लिमिट को पुट करेंगे, सॉरी a नॉट से इसकी लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू kt। हाँ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये याद करना है। हाँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। ओके, तो इस तरह से हम ड्राइव करते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर लेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, a की पावर 3 उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपली है इसका डेरिवेशन। तो चलो अगर हम देखते हैं इसका ग्राफ, तो ये मेन इक्वेशन अपना क्या था, मेन इक्वेशन अपना क्या था 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू kt, यही था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, 1 अपॉन at और टाइम के बीच में, 1 अपॉन at और टाइम के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन at को किधर पुट करेंगे, 1 अपॉन at को एक साइड पुट करेंगे, हाँ y एक्सिस में है क्योंकि प्लस y एक्सिस में, 1 अपॉन at इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a नॉट प्लस में kt, ये लिख सकते हैं। दिस इज आवर एक्सप्रेशन। नाउ 1 अपॉन at क्या है y, और ये क्या है c, ये क्या है m, और ये क्या है x, तो ये भी हमारा y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर। अब लीनियर में है देखो, c अपना पॉजिटिव है, अगर 0 होता c तो ग्राफ कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट होता, नेगेटिव होता तो माइनस y एक्सिस से, लेकिन प्लस है मतलब प्लस y एक्सिस से स्टार्ट होगा, प्लस y एक्सिस से। और स्लोप क्या बताएगा कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ग्राफ इस लाइन से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, लेकिन यहाँ पे स्लोप कैसा है पॉजिटिव, तो ग्राफ उधर जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये ग्राफ आएगा किसका, सेकेंड ऑर्डर का। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अगर हम ग्राफ के बाद हाफ लाइफ निकालें सेकेंड ऑर्डर की, तो हाफ लाइफ क्या आएगा देखो, मान लो कि अगर हमारा एक्सप्रेशन अभी क्या था 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू kt, यही था। तो अगर हम यहाँ से हाफ लाइफ निकालें तो हाफ लाइफ हमारा क्या होता है, टाइम आफ्टर विच at बिकम a नॉट बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन at के जगह पे क्या लिखेंगे a नॉट बाई 2 माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू k t हाफ, यही आ जाएगा। हाँ, नाउ ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन a नॉट माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू k t हाफ, यही आ जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन a नॉट माइनस 1 अपॉन a नॉट इज 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू k t हाफ। नाउ वैल्यू ऑफ t हाफ विल बी t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट इंटू k, ये वैल्यू आ जाएगा किसका, टी हाफ का। हाँ, तो देखो जीरो ऑर्डर में क्या था कि टी हाफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन था, एंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, टी हाफ की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन टी सेकंड ऑर्डर में क्या है, इन सेकंड ऑर्डर टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ कम होगा। ओके, चलो अगर इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन देखें, हाँ ये क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.08 to 0.04 in 10 मिनट, 0.08 से 0.04 10 मिनट में हो रहा है। 0.08 से देखो 0.08 से किस में जा रहा है 0.04 में, ये इसमें टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट, 10 मिनट लग रहा है, मतलब ये टाइम हाफ लाइफ होगा क्या, इसी टाइम में तो कंसंट्रेशन आधा हो रहा है, इसको हम हाफ लाइफ बोल देंगे, यस हाफ लाइफ बोल देंगे। व्हाट वुड बी द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू डिक्रीज टू 0.01। इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड है, मतलब जो ओरिजिनल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। तो पहले हम लॉन्ग मेथड देखते हैं। लॉन्ग मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले के ढूंढते हैं, के दिया है तो ठीक, नहीं तो निकालते हैं। तो ये टी हाफ दिया है इनडायरेक्टली, क्या दिया है टी हाफ, टी हाफ से हम निकाल सकते हैं के की वैल्यू। के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा,
के इक्वल टू, अभी हमने देखा था टी हाफ की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन ए नॉट इंटू के। तो यहाँ से हम के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट इंटू टी हाफ। हाँ, 1 अपॉन ए नॉट की वैल्यू कितनी है 0.08 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी है, टी हाफ इज 10। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 0.8, 1 अपॉन 0.8 इज 10 अपॉन 8। हाँ, के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10 अपॉन 8। नाउ अब इस के की वैल्यू अपन मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। मेन इक्वेशन में अपना क्या है, मेन इक्वेशन में 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ये टाइम निकालना है अपने को यहाँ से। तो देखो 80 की वैल्यू अपने को दे रखा है कितना, 80 कब किसके बीच का टाइम निकालना है, 0.8 से 0.1 के बीच में। तो 80 की वैल्यू 1 अपॉन 0.01 लिख सकते, माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज 0.08 इज इक्वल टू के की वैल्यू अपने को आ गया है, कितना आया है 10 अपॉन 8 इंटू टाइम। ये टाइम अपने को निकालना है। तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 अपॉन 8, 100 अपॉन 8 इज, इसको अगर हम माइनस करेंगे कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 25, 12.5 आ जाएगा, 12.5 इक्वल टू 10 अपॉन 8 इंटू टी। तो यहाँ से अपन टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 87.5 इंटू 8 अपॉन 10, ये आ जाएगा इज इक्वल टू टी। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू 8 5 जा हाँ, कितना आ जाएगा अपॉन में 10, इसकी वैल्यू टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 मिनट, 70 मिनट टाइम आ जाएगा। हाँ, यहाँ से यहाँ जाने में। अब शॉर्टकट इसको हम कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट इसका अगर हम देखेंगे, देखो हमारा टी हाफ का वैल्यू कितना दे रखा है, टी हाफ 10 मिनट दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। अब हमारा कहां से कहां तक का टाइम निकालना है, 0.808 से कहां के बीच का 0.01 के बीच का टाइम निकालना है। इसमें टी कितना लगेगा, टी इक्वल टू व्हाट। तो देखो मान के चलो पहले 0.08 से कहा गया होगा 0.04 में, फिर 0.04 से 0.02 में, फिर 0.02 से 0.01 में, ये क्या होगा, यहाँ पे पहला टी हाफ लगा होगा, यहाँ पे दूसरा टी हाफ लगा होगा और यहाँ पे तीसरा टी हाफ लगा होगा, फाइनली वहां पहुंचा होगा। तो पहले टी हाफ कितना है, पहला टी हाफ इज 10। अब नेक्स्ट देखो टी हाफ जो है सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हुआ है तो टी हाफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ, फिर देखो यहाँ पे टी हाफ और आधा हुआ है तो टी हाफ और डबल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 और 70, कितना आ जाएगा 70 मिनट। क्लियर। इस मेथड से, ये शॉर्टकट मेथड है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सॉल्व करना, और ये थोड़ा सा जो है बोर्ड टाइप का है, बोर्ड में इस टाइप से करना ज्यादा दिखना चाहिए। ओके, होप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना ये सेकंड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर में अपन देखेंगे आरएमएस इक्वेशन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।